ये समझिए, ये पूरा हिस्सा अगर इसको हम लोग सेंट्रल हरियाणा बोलें तो ये मूल रूप से जाट बेल्ट, अच्छा, जिसमें ये रोहतक आपका, जींद, सोनीपत, ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका जो है ये जाट बेल्ट। ये इलाका हो गया जो दक्षिण हरियाणा है, ये अहिरवाल का इलाका है। अच्छा। और ये जो इलाका इसके ऊपर का है, ये उत्तर हरियाणा, ये यहाँ तक चला जाएगा पंचकुला। जाट वोटर है मोस्टली इस इलाके में प्रभावशाली है। ये अहिरवाल का इलाका है जहाँ पे राव इंद्रजीत और उनकी बिरादरी के वोट प्रभावी हैं। और हरियाणा में सिर्फ दो ही जगह है, एक ये नूह और एक जगाधरी, जहाँ पे मुस्लिम फैक्टर है। मुस्लिम फैसला कर सकता है, फैक्टर है। जैसे है तो पानीपत में भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मराठा फैक्टर आता है। हाँ, रोड मराठा फैक्टर, वही रोड, वही मैंने बताया ना, गरौंडा में जैसे रोड और राजपूत, तो रोड मराठा, रोड समझिए कि जो जब पानीपत में लड़ाई हुई थी जी, अब्दाली और मराठाओं की जी, तो उस वक्त जो सेना में कुछ मराठा आए थे, वो लोग इसी इलाके में बस गए, तो सिरसा इसलिए चौधर की जगह हो गई। फिर हिसार चौधरी भजनलाल की वजह से चौधर की जगह हो गई, मुख्यमंत्री यहाँ से आ गए। फिर आप आ जाइए, ये भिवानी और चरखी दादरी एक है जी, यहाँ से चौधरी बंसीलाल रहे, इसलिए जगह चौधर की हो गई। इस चुनाव में किसी भी नेता ने SYL की बात नहीं की, ना हरियाणा की राजनीति की बात, राजधानी की बात की, ना हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट की बात, हाई कोर्ट की बात कि हाई कोर्ट चाहिए, राजधानी चाहिए, SYL चाहिए, ये तीनों मुद्दे गायब हैं। सामने जिस तरीके से बिछा है नक्शा, ठीक उसी तरीके से बिछी है बिसात। 90 सीटों पर लड़ाई है, दांव पर सत्ता और कुर्सी है, खेल हरियाणा का चालू है। और हमारे साथ विद्वान पत्रकार हैं और ये है लल्लन टॉप की चुनावी मास्टर क्लास। हम मकसद यही है हमारा जानने का कि हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या है हरियाणा का राजनीतिक मिजाज, क्या है माहौल, कैसे हरियाणा अपने आप में एक डाइवर्सिटी लिए हुए है। इसलिए हमने एक नक्शा लिया और पकड़े यहाँ के दो विद्वान पत्रकार, जिनको हमने कहा कि सर चलिए थोड़ा बताइए। कमलेश भारती जी हैं, लंबे वक्त तक पत्रकारिता का अनुभव है। सर कितने साल से आप जर्नलिज्म में हैं? मैं 21 साल मैंने दैनिक ट्यून के साथ काम किया और उससे पहले मैं 78 से उनका पार्ट टाइम रिपोर्टर था। मतलब एक प्रकार से पत्रकारिता में मैं 78 से और हिसार में मुझे 27 साल हो गए। 27 साल। यहाँ मैंने 14 साल दैनिक ट्यून के लिए जींद, हिसार, फतेहाबाद 3 जिले कवर किए। और चंडीगढ़ भी रहे? चंडीगढ़ 7 साल रहा और वहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी उनको कवर करता। कमलेश भारती जी इतने सौम्य तरीके से अपनी परिचय बता रहे हैं। मैं और दर्शकों को बता दूं कि ये 17 किताबें लिख चुके हैं, साहित्य पर इनका अच्छा ज्ञान है, सियासत पर ये इनके लेख लगातार अखबारों में छपते रहते हैं। और दूसरे हैं रविंद्र जी, जो हरियाणा के जाने माने पत्रकार हैं। नमस्कार। आपको कितने साल हो गए सर? सबसे पहले तो आपका स्वागत अभिनव भाई जी। आप दिल्ली से चल के आए यहाँ पर जी। साल मुझे भी 2 दशक हो गए पत्रकारिता में, और हरियाणा में तो खैर पढ़ते और जानते 40 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई सब हरियाणा से हुई। पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव हो गया। 15 साल से पार्लियामेंट कवर किया, कैबिनेट वैबिनेट सब दिल्ली की पत्रकारिता करी, और हरियाणा में लगातार 20 साल से पत्रकारिता यहाँ करते रहे और यहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, तो नेचुरली फिर थोड़ा सा आप अखबार में रहे या फिर? अखबार में भी रहा, ANI एजेंसी उसमें भी रहा, टेलीविजन में भी रहे, NDTV सब जगह। अच्छा। संसद टीवी, राज्यसभा टीवी। तो आपका जो है हरियाणा समझना अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, तो इसलिए हमने नक्शा निकाल के रख लिया ताकि थोड़ा समझने समझाइश में आसानी हो। मुझे थोड़ा हरियाणा के सर, आप भारती जी, ये जो हरियाणा है ये अगर डिवीजन वाइज बांटा जाए कि तो कितने डिवीजन में बटेगा ये? इसके में 4 से 5 डिवीजन है। 4, जिसमें 5 जिले होते जी। हिसार डिवीजन है, इसमें 5 हैं जी। अम्बाला डिवीजन है, रोहतक है, इस तरह। अच्छा। और वैसे राजनीतिक तौर पे जैसे कहा जाए, एक होता है अहिरवाल कहा जाता है एक इलाके को, थोड़ा अगर आप नक्शे पे रविंद्र जी समझा पाए। ये जी खड़ा होना पड़ेगा जी। ये देखिए जी, हम लोग आज बैठे हैं यहाँ हिसार में। हिसार, ठीक है। और ये सब जो ये है पंजाब जी, और ये शुरू हो गया राजस्थान जी। तो ये जो है पंजाब और राजस्थान को टच करने वाला सिरसा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग शुरू करेंगे, और ये पूरा इलाका देखिए, ये यहाँ से आ गया। हाँ। ये बागड़ है, बागड़, इसको बागड़ बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ तक चला जाता है। राजस्थान लगभग
हरियाणा के सिरसा से लेके और रेवाड़ी तक राजस्थान टच करता है। इधर राजस्थान के ये चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ जिले पड़ेंगे, बिल्कुल। गंगानगर। ये गंगानगर से शुरू करें आप जी। सिरसा को टच करते, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ये पूरा इलाका जो है यहाँ और तक इधर अलवर तक आता है, अलवर तक आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे ये बागड़। समझिए ये शेखावटी का जो एरिया है जी और जाट बेल्ट से लेके और ये दोनों तरफ, सरहद के दोनों तरफ, जी हरियाणा की सरहद और राजस्थान की जो सरहद है जी। उसके इधर भी जाट मिलेगा, उधर भी जाट मिलेगा, मतलब हरियाणा में भी। की सीमा पर लग गया ना, हाँ सर, अलवर मेवात की सीमा हाँ, पर लग गया। नहीं वो अलवर बिल्कुल लग गया ना, वो महेंद्रगढ़ और उस तरफ, वही कह रहा तो हूँ। वो अहिरवाल का इलाका है। हाँ, अच्छा। उसके हरियाणा में भी अहिरवाल है हम्म। और राजस्थान में भी अहिरवाल है। जो तिजारा आप गए होंगे हाँ, सब, हाँ, हाँ, वो हाँ। सब इलाका हमारे इस बॉर्डर पे पड़ता है। तो इसको बोलेंगे बागड़, बांगड़, बांगड़, मतलब बागड़ी बेल्ट है ये। बागड़ी भाषा है, बागड़ी। बागड़ी भाषा है कि बागड़ मतलब जो जिस इलाके में कुछ रेगिस्तान था, अच्छा रेगिस्तान का जो बेल्ट था ना, उसको बागड़ बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। बागड़ी एक इलाका ये हाँ बागड़ी बेल्ट है ये। जी। जैसे यहाँ के लोग, रेगिस्तान का इलाका रहा, अच्छा पैदावार की जो थी उसमें दिक्कत रहती थी, तो ये बागड़ की बेल्ट है। अच्छा, इस इलाके में पानी की बड़ी हमेशा कमी रही ठीक और है। ये इलाका यहाँ पर हमारा है। पंजाब भी यही बागड़ बेल्ट है। अच्छा ये जो इलाका है ना जहाँ पे आपको अबोहर, फाजिल्का, फिरोजपुर, जी। उसमें भी मिट्टी के टीले मिलेंगे। और ये यहाँ खत्म नहीं होता, ये चला जाएगा पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान तक चला जाएगा और उसमें भी यही रेत के टीले आपको मिलेंगे। अच्छा यहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट हो गया, अच्छा, जब आप ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है जैसलमेर तक। हाँ यहाँ से आप जब आप निकलोगे जी तो आप जोधपुर, मतलब बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर चला जाएगा। जी। ये कौन सा थार रेगिस्तान का हिस्सा है। नहीं नहीं, जोधपुर नहीं जाना होगा आपको, फिर बीकानेर से आप जैसलमेर चले जाएंगे ना। लेकिन रेगिस्तान तो वैसे जाएगा ना। हाँ वो तो है, वो तो है। तो आप जो फलोदी और सब इलाके में गए, जी। ये वही रेगिस्तान है, जी उसी का अच्छा, एक्सटेंडेड है ये इलाका। तो ये एक तरीके का एक ये रीजन हो गया जहां आप बता रहे हैं पारंपरिक रूप से पानी की शॉर्टेज। और फिर उसके बाद इधर बीच के इलाके को क्या बोलते हैं? ये जो है, ये समझिए ये पूरा हिस्सा, अगर इसको हम लोग सेंट्रल हरियाणा बोलें जी। तो ये मूल रूप से जाट बेल्ट, अच्छा, जिसमें ये रोहतक आपका, जींद, सोनीपत, ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका जो है ये जाट बेल्ट है। ये इलाका हो गया जो दक्षिण हरियाणा है जी। ये अहिरवाल का इलाका हो गया। अच्छा, और ये जो इलाका इसके ऊपर का है जी। ये उत्तर हरियाणा, उत्तर हरियाणा, ये यहाँ तक चला जाएगा पंचकुला। जी तो ये जो उत्तर हरियाणा है ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब को टच करेगा, जी हिमाचल और पंजाब। जी, ठीक है इधर सर। सहारनपुर वाला इलाका हाँ, लग ये जाए। यूपी का सहारनपुर वाला एरिया है जी। और ये हिमाचल प्रदेश हो गया जी और पंजाब। ये जी। देखिए यहाँ से आप ये परवाणु और ये देखिए हिमाचल आ गया जी और ये चंडीगढ़ है, ये पंजाब का इलाका, उधर ही लगता है ना, ये हिमाचल, पंजाब, पटियाला, ये सब, यमुनानगर, जी ये सब इलाका है। जी। तो ये जो पटियाला है ना सर, जी ये इसकी जो रियासत थी, जी उस रियासत का हिस्सा था जींद इलाका। देखिए ये पटियाला की रियासत जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार है, जी। उसकी रियासत थी ये जींद, और फिर ये चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, यहाँ तक का इलाका, अच्छा, ये सब उसके इलाके थे। इसको अच्छा। तो ये 1956 तक ये इलाका था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ओके, ये और बाकी का जो हिस्सा था ये था पंजाब। अच्छा ये पंजाब था। हाँ जी, पंजाब, सही कह रहा हूँ सर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। पंजाब जींद, का- बल्कि जो मेरी जानकारी लगती है, जींद राजधानी थी जिंद इनके राज, पेप्सू, अच्छा जिंद, महाराणा जिंद कौर इनका नाम था, अच्छा, वहां से जींद बन गया। वहां से जिंद बनी। अभी वो पांडु पिंडारा के लिए मशहूर है, अभी वो पांडु पिंडारा एक वो एक गांव है पवित्र स्थान है वहां पर, अच्छा अच्छा, जहाँ पर पांडवों से जुड़ा हुआ वो स्थान है, वो बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। और जो पितृपक्ष क्योंकि अभी चल रहा है, वो- तो है ना सर, हाँ, उसके लिए पितृपक्ष अभी चालू है, तो उसके लिए वो अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए, उनके अर्पण करने उनके जाते शांति के लिए वो इलाका बहुत इस पावन स्थान है। तो ये तो इस इलाके को हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से इस तरीके से बांट लेते हैं। जी और ये जो इलाका है, अगर हम लोग इसकी विशेष तौर पर मैं बात करूं, नो। जो नीति आयोग ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है, जी तो ये इलाका उतना बैकवर्ड है जितना कि उड़ीसा के केबीके, क्योंझर, बोलंगीर वाला जो इलाका है, कालाहांडी, जी। केबीके जिसको बोला जाता है, जिसमें गरीबी के भुखमरी की वजह से एक जमाने में आत्महत्याओं की खबर सुनते थे, जी उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर नीति आयोग ने इसको डाला था, नू इलाके को। इतना बैकवर्ड था ये, और तो आप, इसलिए इसका अलग से मेंशन करना जरूरी था। तो ये जो जिला है अगर आप देखेंगे तो ये राजधानी दिल्ली से बिल्कुल पास में है। सटा हुआ है।
ये दिल्ली जी, ये मैं दिल्ली से बिल्कुल पास में है, लेकिन जो है विकास में बहुत दूर। विकास में बहुत दूर है। क्या वजह रही सर इसके पिछड़ेपन की? पिछड़ेपन की वजह तो अब जिस तरह से आजकल आप देख रहे हो जो इस शासन काल में हुआ कि जो भी कोई धर्मांधता है वह नूह से जुड़ी हुई मिलती है, निर्विवाद से मिली हुई जुड़ती है। ये गौकशी, गौ तस्करी उससे जोड़ देने से उनको इन्होंने पीछे रखा, पिछड़ेपन में रह गए। ये कारण नहीं, सरकारें तो रोजगार खैर- का साधन नहीं है। जी, रोजगार का साधन जहाँ एक बार एमएलए आए थे उनके, वो पशुपालन ही है, लेकिन पशुपालन में वो जो गौ तस्करी वाला मुद्दा आ गया उसमें भी लोग डरने लग गए, पशु पालें या ना पालें। अच्छा। और ये जो अच्छा, शहरों में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर हरियाणा का कौन सा है? यही जो इसके आप जहाँ बैठे हो गुड़गांव। गुड़गांव या हिसार? देखिए, बड़ा तो हिसार- गुड़गांव ही है। जी, बड़ा गुड़गांव जी, है, जी। लेकिन हिसार इतना बड़ा जिला था जी। जिसमें फतेहाबाद भी था, ये देखिए सिरसा भी था, भिवानी भी था। अच्छा, ये सबसे बड़ा जिला हिसार हुआ करता ये सब था। इसी से बने। अब देखो भिवानी निकल गया, चरखीदादरी भी सब चरखीदार तो आ ही गया जब भिवानी था। भिवानी जिला बना इसमें से, सिरसा जिला बना, फतेहाबाद जिला बना। सबसे बड़ा जिला हिसार हिसार है। मतलब जिले के हिसाब से, अच्छा, जिले के शहर के हिसाब से गुड़गांव। गुड़गांव सबसे ज्यादा समृद्ध शहर तो गुड़गांव वो तो मतलब अब थोड़ा सा 25-30 साल में डेवलप हुआ ना है। शहर। जी, अब थोड़ा सा सर, ऐतिहासिक शहर ये है। हाँ, हिसार। ये हिसार ऐतिहासिक शहर ये- पुराना। ये फिरोज शाह तुगलक 13वीं शताब्दी से इसका उस उनका बसाया हुआ शहर है ये। तो सबसे ज्यादा सीटें आज भी हिसार में ही है। इसमें सात विधानसभा, और किसी जिले में 7 सीटें हैं? 7 और इसमें नहीं है, इसमें भी 5 हैं। जी 7 मुझे लगता है इसी में है बस, जी। सबसे ज्यादा इसी में। अच्छा, तो अब एक जिले में। एक जिले में। अब थोड़ा सा मैं सर ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे इधर की पॉलिटिक्स अलग चलती है क्या? ये जो जीटी रोड बेल्ट जिसको बोला जाता है, जीटी रोड बेल्ट, जीटी रोड जहाँ से निकलती है, ये सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, कुरुक्षेत्र, इधर की पॉलिटिक्स अलग चलती है और इधर की पॉलिटिक्स अलग चलती है क्या? यही कहा जाता है। जी, मान लो चौधरी वीरेंद्र अगर बात करते थे कि मैं उत्तर हरियाणा को खुशहाल बनाऊंगा, राव इंद्रजीत बात करते हैं दक्षिण हरियाणा को खुशहाल बनाऊंगा, तो पॉलिटिक्स अलग होगी कि कोई उत्तर को बना रहा है, कोई दक्षिण को बना रहा है। पूरे हरियाणा को बनाओ ना, हाँ, पूरे हरियाणा की बात करो, अपने अपने क्षेत्र की तरफ खींचते रहे। वो आज भी यही जारी है। अच्छा। और समृद्धि सबसे ज्यादा किस इलाके में रही हरियाणा में? समृद्धि इस समय तो अगर आप मानते हो सबसे बड़े समृद्ध पंचकुला और गुड़गांव ही है। अच्छा, इसके बाद और आते हैं, लेकिन बड़े 2 शहर, गुड़गांव तो आपको पता आईटी हब बन गया जहां पता नहीं कितनी कंपनी आ चुकी, और पंचकुला चंडीगढ़ के निकट होने के कारण जो राजनेताओं में धारणा रही कि अगर हमें अपनी राजधानी बनानी पड़ी तो पंचकुला बना लेंगे, ऐसे प्रयास में पंचकुला भी बनता, संवरता और फूलता गया। और खेती किसानी के इलाके से कौन से मजबूत रहे? के हिसाब से ये जो इलाका है ना जी, अभिनव भाई जी, इस इलाके ये पूरा मतलब इलाके का मतलब केवल सिरसा नहीं, हाँ, सिरसा फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, अबोर फजील का, इस इलाके में ना लंबे समय से कैश क्रॉप बोई जाती है। अच्छा, माल्टा, कीनू, चौधरी देवीलाल जो किसान थे तो उस वक्त से, उसके पहले से भी यहाँ पर कैश क्रॉप बोई जाती रही है। माल्टा, कीनू, बस मैंने सुना है कि इजराइल से लोग आते हैं यहाँ लेने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो ये इलाका उस लिहाज से बड़ा, एक तो जमीन बड़ी अच्छी है अच्छा, और पानी की समस्या नहीं, घग्गर नदी यहाँ से बहती है अच्छा, तो पानी की दिक्कत नहीं है, हाँ। और इस वजह से ये इलाके में पैदावार बहुत अच्छी रही है और किसान यहाँ के समृद्ध रहे। अच्छा, चौटाला भी जो गांव है, हाँ, वो समझिए आसपास के जो किसान बड़े जमींदार थे जी, उनका गढ़ था। आसपास के शहरों, आसपास के गांव के भी, सपोज इधर पंजाब लग गया, इधर राजस्थान, तो उनका एक गढ़ बन गया था चौटाला जगह। तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला जो है अपने गांव का नाम लिखते हैं चौटाला। हाँ, गांव का नाम है। अच्छा, उनके गांव का नाम है, गोत्र तो उनका सिहाग है। सिहाग। अच्छा जी। तो अब थोड़ा सा इसके हमको अच्छा, एक मिनट, हाँ, ये इलाका भी समृद्ध है, जी, पानी की कमी यहाँ भी नहीं है, अम्बाला का इलाका भी, इस इलाके में भी पानी की कोई कमी नहीं है। वहाँ पानी है, धान उधर ही होता है। जी, तरावड़ी, जी, इस करनाल, पे बताइए जी। तरावड़ी का चावल ये विश्व में करनाल प्रसिद्ध। तरावड़ी दिखेगी आपको यहाँ। तरावड़ी का चावल घरौंडा के लोग बाजू में मंगवाते हैं, तरावड़ी। आपको पता चल गया आप भी मंगवाओगे। अच्छा, तरावड़ी का क्या बासमती। खासियत होती है? बासमती अच्छा, बासमती इसी इलाके में बनता है। इसी इलाके में तरावड़ी किधर का किधर कहाँ पे वो? करनाल के तरावड़ी घरौंडा के करनाल पास। के साथ, अच्छा, करनाल के साथ। करनाल।
अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ये तो मैं हमने भौगोलिक और सांस्कृतिक चीज़ों को समझा, अब थोड़ा राजनीतिक चीज़ों को भी समझते हैं और बीते दिनों में कुछ हुए जो यहाँ के मेन डेवलपमेंट रहे उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ये माइक सर आप अपने पास रखिएगा हाँ। और सर से जो हाँ, है मैं करता हाँ, रहूँ। बदलते तो रहे। है मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि आज की पॉलिटिक्स जो है वो हरियाणा की, एक तो रोहतक केंद्र हो गया जो बताया जा रहा है बिल्कुल। कि रोहतक से जो 3 चौधर होगी, 3 चौधर, जी रोहतक बताइए क्या चौधर, चौधर है? सिरसा चौधर, हाँ। हिसार चौधर, है 3 चौधर हैं जी जो मानी जाती है, क्योंकि भजनलाल जी को अवसर मिला तो विधानसभा में यही एक बात उठती रही कि सारा पैसा आदमपुर लग रहा है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मौका मिला तो आरोप लगा सिरसा में सारा पैसा लग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, कहते रोहतक के सिवाय सोचते नहीं, तो 3 चौधर चल रही। और वैसे हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो तीन लाल रहे उनके बारे में अगर आप थोड़ा दर्शकों को बता बस पाए। बस वही ये सर ने जो बताई है ना, कमलेश सर ने, जी ये समझिए सर, यहाँ से शुरू कर दीजिए आप जी उसको। जो अपन ने जिस वागड़ बेल्ट की बात की थी, तो यहाँ से चौधरी देवीलाल का परिवार आज भी सिरसा की राजनीति में वही सक्रिय है। जी हारेगा तो वो, जीतेगा तो वो, जी उनके खिलाफ ही मुकाबला है किसी भी पार्टी का, अच्छा चाहे वो कितनी बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो। चौधरी देवीलाल की पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होती है और वो पूरे हरियाणा पे फैल जाती है। अच्छा ठीक है, 71 तक वो कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी अलग धारा ली और अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी में राजनीति उन्होंने करी। 71 तक वो कांग्रेस के हिस्सा थे, संयुक्त पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एमएलए भी। ठीक है, और तो एक तो सिरसा इसलिए चौधर की जगह हो गई, फिर हिसार चौधरी भजनलाल की वजह से चौधर की जगह हो गई, मुख्यमंत्री यहाँ से आ गए। जी फिर आप आ जाइए, ये भिवानी और चरखी दादरी एक है, जी यहाँ से चौधरी बंसीलाल रहे, जी इसलिए जगह चौधर की हो गई। और इन तीनों नेताओं का जब राजनीति में आधार कमजोर पड़ गया तो आ गए रोहतक से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी और रोहतक से ही आए थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। जी ये दोनों मुख्यमंत्री आए हरियाणा के यहाँ से। एक मुख्यमंत्री जो थे, हालांकि भिवानी से बनारसी दास गुप्ता भी आए, मास्टर हुकम सिंह भी आए, वो भी यहीं से आए, जी वो थोड़े थोड़े समय के लिए रहे लेकिन मुख्यमंत्री रहे। एक मुख्यमंत्री आए थे अहिरवाल से, राव वीरेंद्र सिंह, जो राव इंद्रजीत उनके पिताजी, 6 महीने के लिए, कम समय के लिए, 6 महीने। सूर्य बनाया था उन्होंने अपना सिंबल, विशाल क्रांति, हाँ, हरियाणा विशाल विशाल हरियाणा पार्टी। अच्छा तो अब ये हमने जो देखा, दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें, तो अपन ने अभी तक जिनके नाम लिए हाँ उनका मतलब 1, 2 और ये 3, जी और एक अहिरवाल 4, जी रोहतक 5, इनके अलावा पूरा हरियाणा बिना चौधर के बचा है। तो कभी इन इलाकों से मुख्यमंत्री नहीं हुए? इन इलाकों से मुख्यमंत्री, करनाल से मुख्यमंत्री दिया मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी, और तभी इस इलाके की जो एस्पिरेशन थी कि हमारा जो चौधर है या हमारे इलाके का कोई डेवलपमेंट सरकारों ने नहीं करवाया, हाँ, हम लोग क्योंकि खुद मजबूत हैं, हम लोगों ने अपने दम पर जो खेती बाड़ी की है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ताकतवर हैं या मजबूत हैं, सरकारें हमको मुख्यमंत्री देने में कामयाब नहीं। मजेदार बात आप देखिए जी कि गुलजारीलाल नंदा 2 बार अगर कार्यकारी प्रधानमंत्री बने तो कुरुक्षेत्र से ये सांसद हुए। सांसद हुए थे, उनको 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। और वो सर जो है बंसीलाल जी के बड़े करीबी, बंसीलाल जी उनके बड़े करीबी हुआ करते। लाल जी ने ही, गुलजारीलाल जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनवाया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि जब चौधरी रणवीर सिंह जी और किसी और में टक्कर हो रही थी तो उन्होंने ही सुझाव दिया इंदिरा गांधी जी को कि बंसीलाल एक नया एमएलए है, इसको बना लो, ये दोनों लड़ते रहेंगे, ये नया बंदा है, चलाए ना चलाए फिर बदल देना, लेकिन वो ऐसे चलाए वो विकास पुरुष कहलाए। तो आपने ये- तो सबकी पॉलिटिक्स देखी होगी अपने आंखों के सामने। हाँ, मैंने देखी, जी मुझे इनके साथ मिलने का, बैठने का, कारों में इनकी कवरेज करने का, बल्कि चौधरी देवीलाल जी का भी, मतलब जब मैं आया उनके साथ भी मुझे बिठाया जाता था। वो मतलब इतने भोले भी थे कि मान लो मेरे से बात कर ली, फिर पता नहीं उनके मन में क्या बैठा होता था, वो कहते तू सारा दे देगा जितना मैंने तुम्हें बताया, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, तेरा नाइट एडिटर काट देगा। उनके अंदर पता नहीं नाइट एडिटर नाम की क्या चीज थी। अच्छा, तो मैं कई बार उनको कहता, नहीं कोई नाइट एडिटर नहीं होता है, नाइट शिफ्ट होती है। अच्छा पर वो भोले थे, इस बात को कभी नहीं माने। वो हमेशा ये कहते नाइट एडिटर तेरा काट देगा। मतलब हो सकता है उनकी एक ये रणनीति हो कि मैं मुझे उकसाएं, पूरे का पूरा दे दूं, ये रणनीति भी थी। भोलेपन में भी उनकी चतुराई दिखती थी। इसी तरह चौधरी भजनलाल जी के साथ भी मुझे जाने का बड़ा मौका मिला, और
उनकी वर्किंग बहुत अच्छी थी। जो जादू कहते हैं ना, भजन लाल जी का जादू क्या था, ये सिर्फ वो जाके एक बार लोकसभा में हारे करनाल में, बाकी सारा जीवन वो कभी हारे ही नहीं। अरे और जबकि उनकी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो उतनी मजबूत नहीं है, उनके कास्ट के उनकी लोग नहीं, हाँ, उन्होंने जो अपनी चलाई हाँ, वो है नॉन जाट कि गैर जाट की राजनीति चलाई, हाँ, और वो जादू उनका चला, जिसको कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ा नहीं सके। वो घटते गए, सीमित होते गए। हालांकि लोगों ने उनको लपका, बहुत उनका सम्मान किया, बहुत उनके पीछे घूमे। यहाँ तक हाल हो गया कि लोग कहते वरिष्ठ नेता भी बाहर बैठे इंतजार करते रहते थे। अच्छा। हबीपा के समय, जब इन्होंने हबीपा ने हजका बनाई। और बंसीलाल जी, बंसीलाल जी अपने आप में माने जाते थे कि विकास पुरुष हैं। यहाँ का मैं सुनता हूँ, क्योंकि पता नहीं था, यहाँ एक गेट होता था जी, उस गेट नागौरी गेट, तो वो एक बार आए जी, इमरजेंसी का समय था, तो उन्होंने तुरंत कह दिया गेट को तोड़ दो, कि यातायात कैसे चलेगा। वो इस तरह के आदेश देना उनका काम था कि वो एकदम से फैसला करते थे। जो मैंने उनका देखा कि हमेशा। और फिर आपने मनोहर लाल जी को भी देखा। मनोहर लाल जी से मेरा बहुत कम मिलना हुआ है। हाँ, कभी एक बार मुझे IAS धीरा खंडेलवाल जी, अभी रिटायर हो गई, हाँ, उनकी किताबों का विमोचन समारोह था, तो मुख्यमंत्री जी ने आना था, तो उन्होंने मुझे एक बार करीब से मिलवाया था, पर उनसे मेरी कुछ ज़्यादा उस तरह से नहीं रही। बाकी मैंने सारे मुख्यमंत्री बड़े करीब से देखे हैं, उनकी कार्यशैली देखी है, उनका तरीका देखा है कि किस तरह वे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा भजनलाल जी का जादू था, वो लगातार गांव-गांव लोगों से मिलने प्रतिदिन जाते थे, सुख में दुख में। सुख में जैसे वो क्या बोलते हैं आप, गोड्डा मोड़ना, हाँ जी, दुख में गोड्डा, दुख में गोड्डा मोड़ने जाते थे, सुख में शगुन देने जाते थे। यही उनकी जादूगरी थी, जिसको उनके परिवार आगे बढ़ा नहीं पाए। ये जिन जादूगरों की बात हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ के सियासत के जादूगर रहे हैं। हरियाणा के बाहर के दर्शकों के लिए बता दें कि चौधरी देवीलाल जो देश के उप प्रधानमंत्री भी बने, उनकी अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जो अभी चुनाव लड़ रहा है, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, 4 दफे मुख्यमंत्री रहे, खुद भी मुख्यमंत्री रहे। जिन बंसीलाल की बात हुई वो 4 दफे मुख्यमंत्री रहे, और पहली बार अगर किसी लाल का नंबर आया तो बंसीलाल ही 1968 में सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने, और भजन लाल फिर आगे। ये सब के सिरे कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ते थे, और फिर ये कांग्रेस से अलग अलग होकर के अपनी अपनी पार्टियां बनाई। देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई, भजन लाल ने भी अपनी पार्टी बनाई एक वक्त में बंसीलाल ने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन वो पार्टियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई और फिर कांग्रेस में मर्जर हो गया। लेकिन देवीलाल जी का जो परिवार है वो अभी भी अलग पॉलिटिक्स करता है, उसमें 2 पार्टियां बन गई, इनेलो और जेजेपी। मेरी जानकारी दुरुस्त है सर? बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब आज की डेट में जैसे ये हरियाणा का जो रहा है पॉलिटिक्स, हमेशा से कभी त्रिकोणी या फिर कोई ना कोई जो है मुकाबला रहता था, इस बार कैसा लग रहा है मुकाबला? इस बार मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा में ही है जी, लेकिन जिस तरह से खेल खेला गया, जी, वो खेल है कि इनेलो और बसपा का समझौता कराया गया, ऐसा सुन रहा हूँ कि मायावती की यहाँ पर एंट्री हुई, जो 10 साल बिल्कुल खामोश रही यूपी में, वो आके हरियाणा में बोल रही है। 10 साल वहाँ क्यों नहीं बोले? वहाँ तो कुछ नहीं बोले उत्तर प्रदेश में, इसलिए लोकसभा चुनाव में शून्य। और यहाँ आकर ये सुनने में आता है या जानकारी है कि इनका समझौता कराया गया ताकि वोट काटे जाए। पहले तो भी तो ज्यादा रहे होंगे चाल साथ में ये कभी? है कि वोट काटू। पहले हुआ था इनका, पहले अमन कुमार नागरा अंबाला से सांसद बने थे जब इनका समझौता था, वो मैंने लिखा भी बार बार। तब क्या हालत थी कि ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और मायावती प्रधानमंत्री की दौड़ में थी, तो लोगों को इन पर विश्वास था। अब दोनों लक्ष्य हैं, मैं बार बार लिखता हूँ, इनेलो में वो जान नहीं रही, ना वो सत्ता में है, मायावती में भी वो बात नहीं रही, ना वो सत्ता में है, तो अब उनका प्रभाव कम पड़ेगा। तो आप रविंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जेजेपी है, और जैसे सर कह रहे हैं कि भारती सर कह रहे हैं कि अब इनेलो का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना पहले होता था। पहले तो इनेलो की जूनियर पार्टनर हुआ करती थी ना भाजपा, हम लोग जब छोटे थे तो बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी जूनियर थी, बीजेपी जो थी वो एक सवारी मान लो, हाँ। और ड्राइविंग सीट पर इनेलो होती थी। अच्छा, अब वो ना उनकी गाड़ी सवारी रही या है, सवारी रही? ना वो ड्राइवर है। हाँ, वो गाड़ी भी बदल गई, जैसे पंजाब में बदल गई अकाली दल भाजपा, वो भी यही हाल था।
वहां भी बदल गए, यहाँ भी बदल गए। और तो जेजेपी जो टूटकर बनी, दुष्यंत चौटाला ने, वो हिसार से एमपी भी रहे थे हाँ, रहे। सार से एमपी रहे 14 में। और उनका जो सांसद के रूप में वो छवि अच्छी थी, अच्छा, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि धीरे 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 4.5 साल में धूमिल होती गई। जो युवाओं को उनके ऊपर विश्वास था, युवाओं ने उनके ऊपर विश्वास किया था, उनको लगता था कि हमारे लिए एक युवा आया है, लेकिन वो उनका विश्वास टूट गया, जिसका खमियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना। प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार एक जो था ना कि चमत्कारिक रूप से एक पार्टी बनी और एक लड़के ने बनाई, परिवार से निकले 10 सीटें आ गई। फिर हमने बहुत सारी घटनाक्रम देखे कि भाई सरकार में गए, किसान आंदोलन हुआ, कई सारी बयानबाजी हुई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अब जैसे कि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, तो क्या जेजेपी कहीं से भी वापसी कर पाई है, कोई एक्स फैक्टर बनने की भूमिका में है, या फिर जेजेपी अब सिकुड़ गई है? आपके जवाब देता हूँ, एक सेकंड बस आपसे इससे जी ले लूं। बताइए ना, ये आपने समझाते बताया ना, जैसे जो यहाँ के नेता थे जी। चौधरी देवीलाल, उनकी राजनीति जनता की थी। अच्छा जनता के साथ बैठ गए, उनके साथ खा लिया पी लिया, उस तरह की पॉलिटिक्स करते थे। जी चौधरी बंसीलाल जनता से ज्यादा प्रशासन को मजबूत रखने वाले नेता के तौर पर, जी और चौधरी भजनलाल बड़ा एक गजब का मिश्रण थे इन दोनों का, कि उन्होंने किसी को अपनी जिंदगी में नाराज ही नहीं किया। उनकी अगर राजनीतिक अदावत किसी के साथ हुई तो वो यहाँ के सांसद जिंदल साहब के साथ ही हुई। उसके अलावा वो इतने मधुर भाषु थे कि उन्होंने किसी न अफसर को कभी नाराज होने दिया, न किसी कार्यकर्ता वोटर को नाराज होने दिया। वो इस तरह की पॉलिटिक्स वो करते रहे। तो इन तीनों की अलग अलग अपनी अपनी खूबियां थी, और चौधरी देवीलाल संघर्ष में रहे, जी सारी जिंदगी संघर्ष में रहे। जितना उनके पड़पोते दुष्यंत चौटाला जितने जल्द 36 साल की उम्र है, इतनी उम्र में वो जितना ज्यादा उन्होंने 4.5 साल तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह गए। चौधरी देवीलाल तो सारी जिंदगी में नहीं रहे, वो तो सारी जिंदगी में नहीं रहे, इतना 77 संघर्ष में ही रहे। मुख्यमंत्री थोड़ी रह पाए इतना दिन वो। अच्छा वो मिला के भी 5 साल नहीं रह पाए। 2 बार मुख्यमंत्री हुए, हाँ, फिर वो उनको 77 87 टॉपल हो जाती थी गवर्नमेंट। दूसरी बात तो भजनलाल जी बन गए। हाँ, जिन्होंने 78 में भजनलाल जी बन गए। राज्यपाल की तपस्या की ठोडी पकड़ ली थी, वो हाँ। फोटो छपा था, वो तो 82 नाराज हो गए थे, हाँ। बहुत नाराज हुए थे। थोड़ा कि अक्खड़ आप- स्वभाव के भी थे ना, हैं? थोड़ा कई बार गुस्सा भी करते थे। गुस्सा तो करते थे, मैंने बताया ना कि उनको इतना गुस्सा आया कि राज्यपाल भवन में तपस्या जो राज्यपाल होते थे उनकी ठुटी पकड़ ली। हाँ। अच्छा, ये कैसे कर दिया आपने? तो क्या किस्सा था ये, थोड़ा बताइए तो। हैं? क्या किस्सा, क्या वाकया था ये? किस्सा यही था कि बहुमत सिद्ध करना था, जी लेकिन बहुमत सिद्ध किए बिना ही भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जी शपथ तो दिला। उनको गुस्सा आ गया। हाँ, ये क्या, जैसे हो रहा है आजकल भी हो रहा है। एक आप भी आप देख, कितनी सरकारें टूट रही हैं, जी कितने लोगों को आधी रात को महाराष्ट्र में शपथ दिला दी, वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, पर किसी ने ठुड्डी तो नहीं पकड़ी। ये जैसे कि हम तो देखे, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कि 3 लॉ ऑफ हरियाणा, उन्होंने जो काम किया है, मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, तो उन्होंने ये भी, तो उसमें बोलते हैं कि तुझे नहीं तो क्या भजन लाल को सस्पेंड करूंगा मैं। वो नाराज होते हैं। तो खैर, अब की पॉलिटिक्स पे आते हैं। हाँ, दुष्यंत की आप पूछ रहे थे। जी दुष्यंत देखिए, दुष्यंत बिल्कुल मैं कमलेश जी की बात से सहमत हूँ। जी एक सांसद के तौर पर वो एक्टिव पार्लियामेंटेरियन रहे। जी सांसद में क्योंकि मैं कवर करता रहा वो सब समय, तो वो पार्लियामेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, क्वेश्चंस लगाना, सांसद के तौर पर यही काम होता, सारे उन्होंने किए। हर डिबेट में लगभग वो पार्टिसिपेट करते थे। दूसरे सांसद जो उनकी पार्टी के थे, रोडी जो सिरसा से थे, चरणजीत सिंह रोडी, वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम एक्टिव थे। तो और ये पार्टी के क्योंकि फ्लोर लीडर भी थे पार्टी के, तो इन्होंने बहुत पार्टिसिपेशन किया और लगभग हर मसले पर इन्होंने सवाल उठाए। एक्टिव सांसद थे। जब ये बात हम बोलते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता है बड़े खुश होते हैं, लेकिन साथ ही जब हम बोलते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने सारी छवि धूमिल कर ली, तो उनको गुस्सा आ जाता है। अब हम लोग तो वही बात बताएंगे जो हम लोग देख रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपनी छवि को बहुत धूमिल किया। उनका काम करने का जो तरीका रहा, उस पर कहीं न कहीं कंप्रोमाइज हुआ, और जनता के जो मुद्दे, जिन मुद्दों के चलते वो 10 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, लोकसभा के सदस्य बने थे, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। अच्छा, ऐसा कहा गया कि वो प्रियता का ग्राफ धीरे धीरे नीचे कम होता था। और ये ऐसा था क्या कि उनको ज्यादातर वोट या वो सीटें जीती जो एंटी बीजेपी वोट था उनको मिला? देखिए, जो नारा लगा रहे थे ये 4.5 साल, यही बात चलती रही कि यमुना पार कर देंगे, और यमुना पार के आप गले में लग गए। उसी भाजपा के साथ आप गले मिल गए, आपने सरकार बना ली, तो यही तो
कांग्रेस का आरोप उनके ऊपर लगता रहा कि आपने जनता से वोट लेकर उसके साथ विश्वासघात किया। अच्छा, यमुना पार करती तो मुझे याद आता है कि यमुना नदी भी आपके हरियाणा से गुजरती है, हाँ, ये है? यमुनानगर का इलाका देखिए ना सर, ये यमुना यहाँ से घुसती है, ये यहाँ से यमुना हाँ। नदी इधर बॉर्डर पे बिल्कुल चलती है? दिल्ली चली जाती है। दिल्ली चली जाती है। तो आपके राज्य में नदियां नहीं है? नहीं, नदियाँ घग्गर है, आप अच्छा। देखेंगे तो अम्बाला के पास से घग्गर बहती है, इस अच्छा। इलाके तक आती है, सिरसा तक घग्गर अच्छा। जाती है। यमुना नदी है और यही है मुख्य तो नदियाँ। पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हरियाणा के लिए? पानी का यही है, यमुना का पानी से हम लोग जो ताजे वाला एक आपने सुना होगा फीडर है जहाँ से पानी ताजे वाला है ना, वहाँ से पानी आता है, वो सोर्स है। सब हिमाचल के रास्ते जो पानी आता है हाँ। वो एक सोर्स है। और और SYL के लिए लड़ाई जो हो रही वो है तो- पंजाब के साथ, वो तो आप जानते ही हैं। वो मूल रूप से वो है कि वहाँ से जो पंजाब से पानी आएगा जी। इस इलाके से, जी। वो पानी यहाँ के लिए चाहिए हमको, ये दक्षिण हरियाणा है, अच्छा। इस इलाके के लिए ये सबसे ज्यादा त्रस्त है पानी की कमी की वजह से। अच्छा। तो यहाँ के लिए वो पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है और वो लड़ाई भी यही की है। तो ये SYL को जो बनाया गया था, शंभू बॉर्डर जो अभी आप देख रहे हैं, जहाँ पर जी। किसानों का अम्बाला के बाजू में, हाँ। ये शंभू बॉर्डर यहाँ पे उनको जो नए किसान किसान बैठे आए, ये यहाँ रुका ये गया। तो ये यहाँ पर शंभू बॉर्डर है, इस इलाके से वो बनना था, क्योंकि देखिए नाहन और ये जो ना ये हिमाचल है, जी। यहाँ से वो पानी आएगा और वो यहाँ तक के लिए वो नहर बननी है। हरियाणा ने अपना हिस्सा बना लिया था, पंजाब उसको बना नहीं पाया आज। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, कमलेश, बात नहीं करता। उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। SYL एक समय बहुत बड़ा मुद्दा होता था। इस चुनाव में किसी भी नेता ने SYL की बात नहीं की, ना हरियाणा की राजनीति की बात, राजधानी की बात की, ना हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट की बात, हाई कोर्ट की बात की कि हाई कोर्ट चाहिए, राजधानी चाहिए, SYL चाहिए। ये तीनों मुद्दे और चुनाव जबकि एक टाइम पे ये बड़े ज्वलंत गायब मुद्दे हैं, हुआ करते थे। गायब हैं। और दूसरा, मैंने अभी इनसे बात की थी, जब एयरपोर्ट बना रहे हैं हिसार में, बहुत बड़ा बनेगा, सिंगापुर जैसा बनेगा, उससे बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, एयरपोर्ट बना नहीं 10 साल हो गए। और जो हिसार दूरदर्शन जहाँ पर था वह बंद कर दिया गया। वो भी भाजपा के राज में, शुरू भी भाजपा के राज में हुआ और बंद भी भाजपा के राज में हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि एक चीज़ आप ला सके नहीं, जो थी उसको जाने दिया, किसी ने कोशिश नहीं की। मैं उन लोगों में साथ रहा जिन्होंने हर जगह, हमने मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से लेकर, अनिल विज से लेकर, कमल गुप्ता से लेकर, रणवीर गंगवा से लेकर सबको ज्ञापन दिए, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो जी केंद्र की पॉलिसी है। अच्छा सर, आपने तो इन सब सारे मुख्यमंत्रियों के बीच में एक मुख्यमंत्री का जिक्र भूल गए हम लोग। भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल कैसा था और क्या ऐसा रहा कि उनको जब वो हारे तो बहुत बुरी तरीके से हारे और कांग्रेस 15 सीटों पे आ गई? देखिए, उनका जो कार्यकाल है, जो वे स्वयं भी गिनवाते हैं कि उनकी जो कोशिश रही, जो दिखती है, आप आंकड़े भी देख सकते हैं, उन्होंने हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने की कोशिश की। जैसे हिसार में, सोनीपत में वो एजुकेशन सिटी है जी सर, जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो आप सोनीपत में ये जो इलाका है, हाँ। इसमें दिल्ली बॉर्डर के पास में एक राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई गई। अच्छा। जिसमें आप जो बड़ी यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी ग्लोबल जिंदल, ये तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं। इसी तरह से आप देखिए, हिसार में लुबास विश्वविद्यालय बनाया, इसी तरह से रोहतक में IIM में लेकर आए, IIM होता नहीं। इसके अलावा उनका जो जोर रहा, जो अपनी बातों में जिक्र करते हैं, वो 2 उन्होंने बिजली के बड़े प्लांट लगाए, एक हिसार में ही है और एक उधर झाड़ली, कहाँ है वो, एक और झाड़ली में, तो दूसरा झाड़ली में। तो उन्होंने बिजली के प्लांट लगाए। तो उन्होंने कोशिश की कि हरियाणा के युवा को शिक्षित किया जाए और बिजली की कमी ना रहे। ये 2 उनके मुख्य कार्य हैं। जैसे आप देखो, महिला विश्वविद्यालय बनाया खानपुर कला में, तो एक छोटा सा कॉलेज था, वो पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया। तो रविंद्र जी ये बताइए, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर जब चुनाव हारे तो बड़े बुरी तरीके से हारे और एकदम 15 सीटों पे आ गए, उसकी क्या वजह रही? लोगों ने एक आरोप लगाया कि भाई रोहतक सोनीपत झज्जर को ही जो मिला सो मिला, इस तरीके के आरोप भी कई सारे लोगों ने लगाए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा आरोप यही था जी। लोब साइड डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना कि, और हम लोगों ने भी फील किया था। जैसे रोहतक का मैं एग्जांपल देता हूँ। रोहतक से जब हम लोग बाहर निकलते थे और सपोज हमको अगर यहाँ इस शहर में जाना है, तो यहाँ से इस शहर की दूरी है 55 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तो वो रोहतक जिले का हिस्सा है। जैसे ही आप रोहतक से बाहर निकल के भिवानी जिले की सीमा में घुसे, तो आपको सड़क का अंदाजा लग जाता था।
अच्छा, कि ये सड़क जो है ये तो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी है, और अब खराब सड़क हो गई। जैसे अब जब आप हाईवे से नीचे उतरते हैं किसी भी शहर में, हाँ। आपको अंदाजा लग जाता है कि सड़क की जैसे मैं क्वालिटी क्या भिवानी से जब हिसार आया तो लगा एकदम दुनिया बदल है। गई। हाँ, और जैसे यहाँ शहर एकदम में चमक दमक, क्योंकि यहाँ थोड़ा जिंदल जेएसएल का प्रभाव काफी दिखता है, और वो सड़कों और उसका भी अब वो आप लोग बेहतर बताएंगे कि उनका इस शहर में क्या योगदान है। लेकिन ये शहर बिल्कुल बदल जाता है, जैसे भिवानी से हम जैसे हासी होते हुए इधर हिसार एंटर करते हैं तो अलग हो जाता है काम। लेकिन एक और बात है अभिनव भाई कि जब आप हाईवे को छोड़ के कोई भी शहर में घुसते हैं ना, तो भी आपको अंदाजा लग जाता है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ है। बिल्कुल, ये तो है शहरों आप में। कोई भी हाईवे इवन मैं गुड़गांव में था, आप देखिए गुड़गांव में भी सड़कें मुझे अच्छी नहीं मिली। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये सरकार जाने, वहाँ के विधायक जाने, सांसद जाने। लेकिन मैं नूह भी बहुत बार जाता रहा हूँ कवरेज के लिए, तो इस बार मैं गुड़गांव में कई इलाकों में ऐसा फील हुआ कि मैं नूह में आ गया हूँ। गाँव में तो आधी रात तक आपको पता बारिश में ट्रैफिक जाम लगा रहा है। सर, इस गुड़गांव मामले में में यहाँ हमारा नोएडा जो है, मैं तो बड़ा वो कहता हूँ कि नोएडा दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा शहर है कि वहाँ बारिश होती, पानी नहीं लगता। नहीं। और जिस तरीके से मैं गुड़गांव की सड़कें देख रहा था, फरीदाबाद में कचरे का ढेर लगा हुआ है। अब कैसे नगर निगम काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे दिखे। खैर, ये तो आप जो बात करें ना, गुड़गांव शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से प्लान्ड सिटी बनाई गई थी पंचकुला, जी, क्योंकि वो चंडीगढ़ जो कैपिटल हरियाणा की उसके बाजू में, अच्छा, और उसका आइडेंटिकल सिटी बनाया गया था। लेकिन उसमें भी आप अभिनव भाई जब जाएंगे ना अब, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविल अंदर के शहर के भीतर का है उसकी कितनी खराब हालत है। और ये तब की स्थिति है जब 3 इंजन की सरकार है। कैसे 3 इंजन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमएलए और सांसद। विधानसभा। अच्छा, ये तो अब अगर हम अब अभी की पॉलिटिक्स पे आ जाए, जैसे सर बोले कि पहले एसवाईएल बड़ा मुद्दा होता था, राजधानी का मुद्दा होता था। इस बार के चुनाव में सर क्या मुद्दे देख रहे हैं कि किस मुद्दे पे बात हो रही है? इस बार तो चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, उनकी जुबान पर 3 ही शब्द हैं, जवान, किसान, पहलवान। यही मुद्दा चल रहा है। भाजपा भी इसको लेकर चल रही है, कांग्रेस भी इसको लेकर चल रही है कि जवान, अग्निवीर योजना दे दी आपने, किसानों को आपने वो एमएसपी नहीं दी, उठा दिया, आंदोलन तो उठा दिया, लेकिन उनकी मांग फिर भी पूरी नहीं हुई। और पहलवानों को क्या दिया आपने? जंतर मंतर वहाँ बिठा दिया। वो जो पहलवान तिरंगा लेकर ओलंपिक में या किसी बड़े अपने मुकाबले में गौरव महसूस कराती थी, उसको सड़क पर लेटकर वही तिरंगा पकड़ना पड़ा। इससे शर्मनाक कोई दृश्य नहीं हो सकता। तो मैं ये जानना चाहूँ सर कि ये तो चलिए ठीक है, ये पीछे बीते दिनों जो इवेंट रहे, इस बार जो चुनाव है वो जिलावार चल रहे हैं, क्षेत्रवार चल रहे हैं, या सीट वार चल रहे हैं, या फिर एक किसी की अब ये है कि नहीं, जैसे कहते हैं कि मैं हरियाणा में आया तो मुझे एक सज्जन मिले, बोले यो हरियाणा है प्रधान, यहाँ जिताने के लिए हराने के लिए वोट करते हैं कि फलाना कैंडिडेट है, इसने टेक देंगे। इस तरह की बात जो मुझे सुनने, तो वो तो आप बता ही रहे ना कि हुड्डा को 15 सीट मिली जी, तो हराने के लिए दिया जी, क्योंकि टेक दिया। हाँ, इसका शब्द प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने निकाला था हाँ, जब जींद में उपचुनाव लड़ने के लिए ये अपना रणदीप सुरजेवाला आया था। तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बयान दिया था, जो बहुत चर्चित हो रहा है, आज भी हो रहा है, कि कांग्रेस यहाँ लड़ने नहीं आई, कांग्रेस यहाँ कांटा निकालने आई है। अब मैं कोई किसी का भी कांटा वो निकाला। अच्छा, अब प्रोफेसर रामविलास शर्मा का कांटा किसने निकाल दिया ये पता नहीं चला। अच्छा, ये जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया, तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे कि पंडित जी आपका कांटा तब निकलेगा जब खट्टर को, लेकिन हो गया उल्टा। हाँ, खट्टर ने अपना कांटा निकाल दिया, रामविलास शर्मा जी को घर बिठा दिया। अच्छा, ये बताइए, अब जैसे आप बता रहे कि दो मुकाबले, दो चुनाव, दो पार्टियों में बाइपोलर है। कुछ सीटों पे अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पे देखिए 70 विधानसभा सीटों पर बाइपोलर चुनाव, 70 कम से कम, और 20 पे एक मोटा आइडिया 20 पर कहीं पर आईएनएलडी है, कहीं पर जैसे हिसार में निर्दलीय है, उस तरह का मुकाबला बीजेपी, और वो भी बीजेपी की कोशिशों की वजह से ही है। अच्छा, तो अब जरा सा मुझे इलाकावार ये समझा दीजिए कि किस इलाके में ज्यादा सीटें हैं। देखिए सीट्स तो भाई अहिरवाल में ये इलाका है, ये 3 जिले, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी ना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव, सॉरी, इन तीनों में मिला के वैसे तो 12 सीट हैं जी, लेकिन 11 सीटें मानी जाती हैं अहिरवाल की, अहिर बाहुल्य सीटें। ये तो ये हो गया जी, और ये 3 जिले,
ये 3 जिले तो दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है। ये फरीदाबाद, पलवल और नूह में, इनमें फरीदाबाद जो है वो हमें बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यहाँ 6 सीटें हैं। हाँ, 6 सीटें हैं। ये मजबूत इलाका है। पलवल जो है, पलवल, हथीन और होडल, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना और नूह, ये 3 विधानसभा सीटें इसमें जो है वो फरीदाबाद, बड़खल, तिगांव, वो तमाम पृथला, फरीदाबाद NIT, पृथला, ये सब सीटें। तो ये सब मिला के जो है ये इलाका सबसे ज्यादा असर बीजेपी को जहां से पड़ सकता है, जिनकी सबसे ज्यादा उम्मीद है वो ये इलाका है। बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड ये है। बिल्कुल, इनको उम्मीद है यहां से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये बात मैं कहने से बचूंगा जी। ये राव इंद्रजीत का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, राव इंद्रजीत का, ओके। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड ये तब माना जाएगा जब राव इंद्रजीत पार्टी में ना हो और फिर भी चुनाव जीत जाए। जैसे आदम कि चाहे भाजपा का टिकट हो चाहे कांग्रेस का टिकट हो, जीतना चौधरी भजनलाल के परिवार ने, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका है? भजनलाल जी का। ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। जैसे मैं तोशाम की सीट पे गया, बिल्कुल। तो वहां पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे देखिए कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा बंसीलाल जी का वोट है। ये सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। तो शाम उनका बड़ा कार्य क्षेत्र रहा, चुनाव क्षेत्र रहा, और तो शाम में ही अगर वो हारे तो धर्मवीर से हारे जी। और उनको एक वक्त आया था तो शाम छोड़ना पड़ा, भिवानी से चुनाव लड़ना पड़ा। 2000 में। तो अच्छा, आप कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए वोट दिया। 15 सीटें उस टाइम पे यही हुआ जी। उस टाइम पे ये हुआ, 15 सीटें आई, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा उनके ऊपर एलिगेशन ये लगे, एक तो अपने जो विरोधी थे उनको निपटाने में लगे रहे जी। एक, दूसरा अपने इलाके से बाहर डेवलपमेंट नहीं किया जी। जो कि हो सकता है बात गलत हो, लेकिन वो एलिगेशन इतना प्रोमिनेंट हो गया जी। कि उसको हुड्डा साहब डिफेंड नहीं कर पाए जी। उस जमाने में। तो ये एक बड़ा एलिगेशन लगा। तीसरा, फिर 10 साल के उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो गई, और पार्टी के भीतर तो आपसी फूट थी ही थी। तो ये तमाम चीजों की वजह से वो चुनाव में हारे और 15 सीट पर कांग्रेस पार्टी रह गई, सिमट अच्छा, एक बात बता दीजिए कि वो 15 सीटें तब कहाँ से आई थी? तो मोटा मोटा अंदाजा अधिकांश लग सीटें जाएगा। तब भी यहीं से आई थी। अच्छा, रोहतक, झज्जर, सोनीपत। तो मान लीजिए ये जो है अभी स्ट्रांग होल्ड है। हाँ, एक तो शाम से आ गई थी किरण चौधरी जीत के, और उसके अलावा बीरेंद्र सिंह 2014 में चले गए थे, कुलदीप बिश्नोई जीत के आ गए थे। नहीं, 2014 में तो वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में थे ना सर, उन्होंने तो 2014 में तो HJC में थे कुलदीप बिश्नोई। फिर उसके बाद तो जीते ना कांग्रेस, बाद में कांग्रेस। पिछली बार। अच्छा, तो मोटा मोटी ये मान ले कि ये कांग्रेस का अच्छा होल्ड ना नहीं मानेंगे, कांग्रेस का नहीं, ये हुड्डा का। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा का। हाँ। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि नेतावार पॉलिटिक्स है। यही तो सर हरियाणा में, तो मैंने वही तो बताया, सिरसा में आज भी फैक्टर क्या है? चौटाला। कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हाँ। चौटाला और चौटाला के अगेंस्ट, बस यही है। नहीं, बाजार फैक्टर भी है। कौन सा? वो मैं मजाक में कहा करता हूँ, हाँ, वो जो जेल में बंद है वो बाजार फैक्टर भी है, जो डेरा है वहाँ। अच्छा, डेरा फैक्टर, उसको भी पैरोल मिल जाती है। अच्छा, थोड़ा सा डेरा की भी पॉलिटिक्स अभी मैं आपसे समझूंगा। तो एक तो ये आपने बताया कि ये इलाका 11 सीट हो गई। ये क्या, देखिए ना, ये जो नेता है आज की तारीख में जो यहाँ को डोमिनेट करते हैं, ये 3 जिले हैं, 1, 2 और 3। ये है पुराना रोहतक, इसको बोलते हैं जी। ठीक है, ओल्ड रोहतक इसको बोला जाता है। इस इलाके पर सबसे ज्यादा कंट्रोल हुड्डा का है। वो जहां पर जाएंगे वोट मांगने के लिए, लोग आमतौर पर इमोशनली उनको सपोर्ट करते हैं, वोट उनके पक्ष में डाल देते हैं, चाहे लोकल कैंडिडेट का कितना ही विरोध हो। वही स्थिति है इन 3 विधानसभा क्षेत्र, 3 जिलों में, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। यहाँ पर जब राव इंद्रजीत जाएंगे और अपील करेंगे तो लोग उनके पक्ष में, वो अभी मंत्री हैं, गुड़गांव से सांसद हैं। मंत्री हैं, गुड़गांव से सांसद हैं, वो लोग उनको वोट डाल देते हैं। तो और ये दोनों नेता, ये मानिए हरियाणा में आज की तारीख में सबसे बड़े नेता जनाधार के हिसाब से अगर हुड्डा हैं तो नंबर 2 पर ये राव इंद्रजीत। अच्छा, दोनों तो पार्टियों की मैं बात कर ये रहा हूं। कहूँ, मैं अगर आम दर्शकों की सहूलियत के हिसाब से समझूं कि अगर जब मतों की पेटी खुलेगी और सीटों की संख्या खुलना शुरू होगी, तो जो बीजेपी की पहली सीट होगी वो इस इलाके से आएगी, और जो कांग्रेस की पहली सीट होगी वो इस इलाके से आएगी। नहीं, उनकी नजर रहेगी इस पे, आएगी कहां से अपन को नहीं पता। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बढ़त जैसे दिखती है कि भाई फलाना सीट से आगे चल रहे हैं, संभावना ये है, संभावना ये बिल्कुल, उनकी उम्मीद यही। ठीक है। तो एक तो ये इलाका हो गया। अब इसके ऊपर हम बढ़े थोड़ा सा, तो जैसे ये फरीदाबाद में पिछली बार बीजेपी मजबूत रही, पलवल में स्वीप किया, नूह में कांग्रेस आई, क्योंकि यहाँ पे 80% 90% आबादी। आज भी कांग्रेस, तीनों सीटों पर कांग्रेस वर्सेस INLD का ही मुकाबला है। अच्छा, एक यहाँ पर सोहना की सीट जो मैंने बता रहा था ना, सोना तावड़ू है तो वो गुड़गांव में जी, लेकिन वो अहिर बाहुल्य नहीं है जी, तो इसलिए उसको अहिरवाल में गिनते नहीं है। हाँ, वहां पर क्या है, वो जावेद है एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी, और रोहताश खटाना, उनके कांग्रेस बीच में मुकाबला कांग्रेस से, वहां पर उनका मुकाबला है। इस इलाके में कांग्रेस वर्सेस INLD INLD का
मुकाबला, कहीं कहीं एक आध सीट पर निर्दलीय कोई मजबूत है। पलवल में भूपेंद्र हुड्डा के जो समधी करण सिंह दलाल वो चुनाव लड़ रहे हैं, उदय भान लड़ रहे हैं, उदय भान की अध्यक्ष सीट हैं। है, तो थोड़ा सा मजबूत उनके लिए ये इलाका है। फरीदाबाद का जो क्षेत्र है वो शहरी और ग्रामीण दोनों का मिक्स है। जी गांव में कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी सीट कह रहे नए व्यक्ति को दी है, वैसे ही दे दी है बड़खल में नए व्यक्ति को। फरीदाबाद एनआईटी की सीट पर कांग्रेस स्ट्रांग है, फरीदाबाद शहर पर कांग्रेस में असीम गोयल को टिकट दी है, वो अभी सीट फंसी हुई। इस तरह का यहाँ पर समीकरण है। अब आ जाते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा, जिसमें एक पोर्शन ये हो गया चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। एक पोर्शन हो गया जींद, कलायत, कैथल और ये पूरा इलाका। तो थोड़ा सा सर बताइए इस इलाके में क्या प्रभाव किसका है? ये आप बताएंगे? आप बता दो। देखिए, ये भिवानी जो है जी इसमें 5 विधानसभा है जी एक भिवानी, एक तो शाम जो आपने जिक्र किया। जी भिवानी शहर से इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जिक्र करने का है कि यहाँ से एक ही सीट है जहाँ पर कांग्रेस नहीं लड़ रही, कॉमरेड को लड़ाया है। कॉमरेड को जी कॉमरेड ओम प्रकाश यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा के लिए जिक्र करने का जरूरत है लोगों को कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है, जी वो इस बात से तस्दीक उसकी होती है। तो एक है भवानी खेड़ा की सीट, भवानी खेड़ा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहां पर समझिए कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के कोटे से टिकट दी गई है। जी प्रदीप नरवाल वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, जी उनको यहाँ से टिकट दी गई है, तो ये इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर एक लोहारू की विधानसभा सीट है। लोहारू सीट के बारे में चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि लोहारू जो है वो फिनांस मिनिस्टर लड़ रहे हैं, जेपी दलाल। जेपी दलाल, जी और जेपी दलाल ने कहा कि 6 महीने में हम किसी भी सरकार को गिरा देंगे। वीडियो आपने सुना होगा, हाँ, बहुत वायरल हुआ। तो विख्यात और कुख्यात दोनों की श्रेणी में आ गया ये और बयान। ये जो लोहारू से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी वो भी बड़े धनाढ्य हैं, जी जेपी दलाल भी धनाढ्य हैं। तो ये समझिए कि हरियाणा में जिन सीटों का जिक्र होगा कि सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है, हाँ, तो उसमें इस लोहारू सीट का जिक्र किया जाए। और 2 सीटें जो इसी से निकल के बनी हैं, चरखी दादरी और बाढ़ड़ा, ये जिला इसी से बना है। जी इन दोनों में कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है और बाढ़ड़ा जो है वो ग्रामीण बाहुल्य इलाका है, किसान प्रभाव। जी सर। आपकी चरखी दादरी का बहुत एक चुटीली बात आई थी। जी एक जेलर अब चुनाव लड़ रहे हैं, जी सांगवान के बेटे जी। सुनील सांगवान। सुनील सांगवान, हाँ, उनका भी चर्चा उनका इसलिए- नाम आया था कि राम रहीम को पैरोल देने में। हाँ, जो भी आप समझिए, जी तो उनका नाम इसलिए चरखी दादरी। आप खुल के बताइए सर, ये लल्लन टॉप है। नहीं नहीं, लल्लन हाँ। टॉप तो है, हाँ मुझे भी लल्लन टॉप ना होना हो अभी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि सुनील यहाँ भी रहे हैं, अच्छा यहाँ भी वो जेल में, हिसार जेल में। हाँ यहाँ भी रहे हैं, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति चुन ली अपने पिता की दिखाई। उनके पिता भी तो एमएलए रहे। पिताजी एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, अच्छा और उन्होंने बबीता फोगाट को भी हराया, इसीलिए बबीता फोगाट की टिकट आज भी कट गई, सुनील को मिल गई। तो निर्दलीय उन्होंने हरा दिया था बबीता को। जजपा से लड़े थे जजपा से। अच्छा, तो पिछला चुनाव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इलाका आप बता रहे हो कि इसमें फिर आ जाते ये हैं हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ ये हो गया सर। फिर हिसार। फिर हिसार में 7 विधानसभा हैं। जी तो 7 विधानसभाओं में आप समझिए कि हिसार जिले का, शहर का तो हमने जिक्र किया, सावित्री जिंदल वर्सेज कांग्रेस जी यहाँ पर है। यहाँ पर जो कमल गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कंपैरेटिवली वीक है। अब उसके बाद आप चले जाइए, हिसार का एक हिस्सा लगता है नलवा। जी नलवा में कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। बीजेपी से रणधीर पनिहार हैं और कांग्रेस पार्टी से विजय मान को चुनाव मिला। तो आधा शहर आधा गांव है, यहाँ पर इलेक्शन टफ है, इजी नहीं है। फिर एक बरवाला विधानसभा है। बरवाला में रामनिवास घोड़िला और गंगवा रणवीर गंगवा उनका, लेकिन उसमें एक चर्चा का विषय आजकल बना है कि एक लड़की है संजना सातरोड़, उसका जिक्र करना इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पीआईएल लगाई थी और पीआईएल हर हिंदुस्तानी की जिंदगी से जुड़ी है। वो पीआईएल क्या थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, उस मशीन पर उम्मीदवार की फोटो लगे, उस मशीन पर उम्मीदवार की फोटो लगे, उसके नाम और चुनाव चिन्ह के सामने प्रत्याशी को पहचान लें। प्रत्याशी को पहचान लें, तो वो उन्होंने पीआईएल लगाई थी। तो ये उनका डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूशन है। यंग है, विदेश से, नवीन जिंदल का था जैसे नवीन कि आप जिंदल- तिरंगा फहरा सकते हैं, वो नवीन जिंदल ने वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। वही- जी वो शाम के बाद जो तिरंगा उतारने का नहीं, था। नहीं। हाँ तिरंगा पहले लगा ही कौन नहीं सकते पहचाने? थे, तिरंगा जो है हाँ। उसको फहराने का अधिकार पहले नहीं था। नहीं था। वो सबके पास। 26 जनवरी और 15 अगस्त उन दिनों में ही था, अच्छा जो नेशनल मैं हॉलीडेज। अच्छा, ये वो इलाका है जो हिसार और जींद का, यही इलाका है जहाँ से जेजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। बिल्कुल। इन्हीं, जैसे आपने बरवाला का नाम लिया,
तो वो सीट तो इसी में, इसी हिसार में है। हिसार में, और हाँ। पिछली बार जेजेपी जीती थी बरवाला, उपलाना, ये हिसार में। ये हिसार। तो हिसार में आप कह रहे हो कि इस बार भी फाइट दो तरफा है, या फिर कोई सीट ऐसी जहाँ तीन तरफा लड़ाई? नहीं, दो तरफा लड़ाई। लड़ाई दो तरफा है। जेजेपी पे बात नहीं हो रही है? नहीं, जेजेपी आप नारनौंद फैक्टर की इंपॉर्टेंट सीट है जहां से कैप्टन अभिमन्यु लड़ रहे हैं। जी। और वो जस्सू important। पेटवार, जस्सी जस्सू पेटवार। जस्सी पेटवार। वो जस्सी पेटवार कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अच्छा। और सर ये जो जींद है, इसमें जो जुलाना की सीट है बहुचर्चित, जहाँ से विनेश बिल्कुल फोगाट लड़ रहे हैं, बहुचर्चित वही है। आती है? वो बहुत चर्चित है। हाँ। बल्कि एक बात देखिए, इसके लिए ये कहा गया, अभय चौटाला ने कल ही कहा कि भाई ये अपना गोत्र भी ठीक नहीं लिखती, हाँ। कि जब इसकी शादी राठी से हो गई, फोगाट क्यों लिखती है? तो उसने जवाब दिया भावुक होकर कि मैं अपने पिता को याद रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फोगाट सर ने भी अपने साथ लगाया है। अब जुलाना की वह बहू है और फोगाट परिवार से है, जबकि फोगाट परिवार महावीर जी और ये बबीता ये चले गए भाजपा। इसलिए उसके लिए अच्छा ये हुआ कि उसको चरखी दादी से चुनाव में नहीं उतारा गया, वो फिर परिवार में आमना सामना होता। उसकी बजाय उसे जुलाना दी गई, जहाँ वह लगी हुई है प्रचार में, और उसको बदनाम करने के लिए बहुत सारी बातें आ रही हैं। कभी कोई पहलवान उसके खिलाफ बयान देता है, कभी कोई देता है। बल्कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह आने वाले थे, उसको भाजपा ने रोका कि तू और भी माहौल खराब करेगा, भाई तू बैठ। अच्छा। तो ये है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना उसका, अगर वो मेडल जीत लाती तो शायद लोग भूल भी जाते। अच्छा। वो मेडल नहीं जीती और लोगों को भी लगा, हालांकि वो बात सही है गलत है वो जाने, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ कि खैर उसका वो तो मेडल रह नियम गया, कानून का उसके अपना- प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति पैदा मेडल हो गई। रहने से सहानुभूति और होती है। किसानों ने उसको उस मेडल से भी ज़्यादा का सोना दिया, हाँ। उसका इतना सम्मान हो गया। तो उम्मीद नहीं है कि वो विधानसभा पक्का पहुंचेगी, ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हार सकती है। अच्छा। अच्छा, अब ये हिसार के बाद आता है जींद। जींद में 5 विधानसभा इसको आप हार्ट ऑफ हरियाणा कह सकते हैं, बीच बिल्कुल, में पड़ रहा है एकदम। ये जींद, जुलाना, सफीदों, उचाना और नरवाना, जी। इनमें से 2 तो बड़ी हॉट सीट्स हैं। हाँ। एक जुलाना, सर ने जो बताया, एक उचाना। उचाना से दुष्यंत चौटाला लड़ रहे हैं खुद चुनाव लड़ और रहे हैं। उनके खिलाफ हैं ब्रजेंद्र सिंह, जी। जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह के बेटे हैं। जी। वो भी सांसद थे पिछली लोकसभा में, जी। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस में आ गए थे, तो वो लड़ रहे हैं। तो ये 2 हॉट सीट्स हैं। और जुलाना का तो सर ने जिक्र कर ही दिया। उचाना में ब्रजेंद्र सिंह फाइट मजबूत है, उनको एज है, और ज़्यादा मुकाबला उनका किसी के साथ है नहीं वहाँ पर, तो वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। जिन तौर पर उचाना में चौटाला परिवार और विजेंद्र सिंह, जहाँ वीरेंद्र सिंह परिवार ही लड़ता है। वीरेंद्र अच्छा, सिंह इनके परिवार के बारे में का थोड़ा बता stronghold दीजिए, है। वीरेंद्र सिंह के परिवार के वीरेंद्र बारे में। सिंह और उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ से एमएलए रही, प्रेमलता, और अब वीरेंद्र सिंह, ये ब्रजेंद्र सिंह आ रहे हैं। तो इधर से दुष्यंत आता है। जी। ये अपने आप में इनकी जो कह सकते हैं कि राजनीतिक शत्रुता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा। अगर सिरसा को छोड़ दें हाँ। तो बड़ा उदाहरण उचाना में आता है चौटाला परिवार का, ये कैसे लड़ते। और उसके पहले 2009 में उचाना से ओम प्रकाश चौटाला जीते थे, अच्छा। उन्होंने हरा दिया था चौधरी बीरेन्द्र सिंह को। अच्छा। तो उसके बाद बीरेन्द्र सिंह राज्यसभा चले वीरेंद्र गए। सिंह कहाँ से आते हैं एक्चुअली? उचाना से, रहने वाले उचाना के हो? रहने वाले उचाना के हैं, मूल उनका गांव डूमरखां वहीं पड़ता है। अच्छा। ही बोलते हैं उनको। उनकी भी एक टाइम पे बड़ी धाक रहती थी पॉलिटिक्स में, फिर वो हाँ, बीजेपी नहीं में नहीं, भी गए। वो तो उनकी धाक तो जितनी थी उतनी तो किसी की भी नहीं रही। अच्छा। क्योंकि वो जिस फैमिली से आते हैं, उनके नाना जो थे, वो तो समझिए इस इलाके में किसानों के मसीहा हैं। निकी राम। जी। चौधरी छोटू राम जो जी। थे, सर छोटू राम, सर छोटू राम, जिन्होंने अपनी जमींदारा पार्टी भी बनाई थी। बिल्कुल अभी बिल्कुल भी बिल्कुल। उनका वो घर है वहाँ। और प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको बहुत सम्मान सम्मान अर्पित देते करते हैं। तो ये समझिए यहाँ से लेके जी। और आप चले जाओ पूरा पंजाब, और उस जमाने में तो पाकिस्तान का भी पंजाब, जी। लाहौर तक। लाहौर क्या, लाहौर पेशावर, वो जो पूरा पंजाब था, वो सब एक संयुक्त राम पंजाब जी था। के भी और सारे- चौधरी छोटू राम उसी सरकार में 1937 की जो सरकार थी उसमें जमींदारा पार्टी से जीते और वो वहां बने रेवेन्यू मिनिस्टर। जी। और उन्होंने वो कानून पास किया जिसकी वजह से इस इलाके के लोग अपनी जमीनें कभी नहीं खोई कि भाई, हाँ, उन्होंने कहा कि जो किसान कर्जा लेगा, पहले क्या करते थे आड़ती, उनकी जमीन कुर्क कर लिया करते थे,
लेकिन उन्होंने कानून बनाया कि जमीन जिसने किसान ने कर्जा लिया है वो कर्जा लौटा पाए या ना लौटा पाए, लेकिन उसकी जमीन पे कब्जा नहीं करेगा कोई। अच्छी पहचान ही वीरेंद्र सिंह जी की उनके छोटू नाती राम के के नाती के तौर पर ही है। और वो भी कहते हैं कि मैं अपने छोटू राम जी के, नाना जी के नाम को, सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, ये लगातार कहते हैं। अच्छा, ये तो जींद की बात हो गई, फिर ये फतेहाबाद और सिरसा, ये दो भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, सिरसा फतेहाबाद की पॉलिटिक्स सिमिलर है, मिलती जुलती है। जी। फतेहाबाद में यहाँ पर एक फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र है, एक टोहाना विधानसभा क्षेत्र है। फतेहाबाद से दुड़ाराम जो कि भजनलाल के दामाद हैं, भतीजे, चौधरी भजनलाल के भतीजे हैं, कुलदीप बिश्नोई के कजन। भजनलाल जी का गांव भी फतेहाबाद में भुना है, मोहम्मदपुर रोही फतेहाबाद में ही है उनका जी। तो गांव को बना है। वो दुड़ाराम यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर वो अभी बीजेपी में है। और टोहाना से लड़ रहे हैं देवेंद्र बबली, पॉपुलर कैंडिडेट का नाम बताओ, जो मंत्री थे जी, जेजेपी से थे। वो अब पहले उन्होंने कोशिश की कांग्रेस से टिकट लेने की, फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने टिकट दे दी जी। ये तो फतेहाबाद है। अब सिरसा का जो है वो तो हमने जिक्र किया ही है। सिरसा में तो चौटाला की यहाँ पर जो सीटें हैं, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डब्बावाली, सिरसा और रतिया जी, ये सीटें इन मतलब रतिया और ये टोहाना, फतेहाबाद, ये सारी 9 सीटें मिला लें, ये पूरा हाँ रानिया बोलो ना, ये 9 सीटें लोकसभा क्षेत्र बन गया। अच्छा, मैं लोकसभा की अगर बात करूं तो उस पर भी आ जाएंगे अभी। ये तो इसमें मुकाबला इसमें रानिया, डब्बावाली और एलनाबाद, यहाँ पर चौटाला परिवार से मुकाबला है जी। और 2 जगह तो चौटाला परिवार का ही मुकाबला है आपस में, आमने सामने। रानिया में जो अभय चौटाला के बेटे और उनके अभय चौटाला के चाचा, अभय चौटाला के चाचा चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो वहां पर ये मुकाबला है। डब्बावाली में तीनों एक ही परिवार के, अमित सिहाग कांग्रेस से हैं, आदित्य चौटाला INLD से हैं और दिग्विजय चौटाला JJP से। एक ही परिवार से। और परिवार एक है। एलनाबाद से अभय चौटाला लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ भरत बेनीवाल हैं। और सिरसा की सीट बड़ी चर्चित सीट रहती है हर बार, इस बार भी जो है गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया में मुकाबला है। यहाँ भी दिलचस्प चुनाव है, बिल्कुल दिलचस्प चुनाव है। पिछली बार भी गोकुल सेतिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके 600 वोट से हारे थे, 620 वोटों से। हाँ, सबसे कम मार्जिन था पूरे 90 में उसका जी। और इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है जी। वो भी एक लेगेसी कैरी करते हैं अपने नाना की, लक्ष्मण दास अरोड़ा। वो इस इलाके के चर्चित नेता रहे, कई बार विधायक रहे और पॉपुलर लीडर थे, उनकी लेगेसी वो कैरी करते हैं और इसलिए उनके भी जीतने की संभावना इस बार काफी बताई जा रही है। इसलिए मुकाबला बड़ा रोचक हो गया सिरसा शहर का। अच्छा, और रतिया से सुनीता दुग्गल जो पहले सांसद थी सिरसा से, वो इस बार मैदान। अच्छा, अब सर थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये जो इलाका हो गया आपका, इसको जिसको आप GT रोड बेल्ट कहते हो, हाँ जी। सोनीपत तक तो चलिए बात हो गई थी, पानीपत, करनाल, कैथल में अर्जुन सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला का बेटा चुनाव पहली बार अपना भाग्य आजमा रहा है जी। तो ये विरासत उसको मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात है। तो सुरजेवाला इसी सीट पे फंसे हुए हैं कि और भी प्रचार कर रहे हैं? इसी पे फंसे, यहाँ से समझिए तीसरे परिवार के सदस्य हैं वो। इनके दादा भी यहाँ से जीते, शमशेर सुरजेवाला, इनके पिताजी जीते, अब ये लड़ रहे हैं जी। तो एक तो ये कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, इस इलाके की राजनीति में क्या चल रहा है? अब देखिए, ये जब हम लोग GT रोड पे जाएंगे ना जी, GT रोड किधर है? ये नहीं ना GT रोड आपके? ये GT रोड जो है, हाँ। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे पानीपत, तो यहाँ पे आता है घरौंडा जी। अब ये समझिए, ये टर्निंग पॉइंट है हरियाणा की राजनीति का। अच्छा अभिनव भाई, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप जो राजनीति देखेंगे ना जी, इसमें ये ट्रायंगल बनाइए आप जी, वो इस राजनीति से बिल्कुल अलग है। अच्छा, थोड़ा समझाइए। आपको जैसे पता है कि हरियाणा में क्या चलता है, जाट और गैर जाट, अच्छा, वो सब इधर कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे हम लोग पानीपत, घरौंडा से आगे चले जाएंगे, जाटों की संख्या घटती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र आपको दिखेगा ही नहीं, जहाँ पर जाट मेजोरिटी में। एक आध विधानसभा सीट है, जैसे कुरुक्षेत्र में लाडवा जी, जिसमें जाटों की संख्या कंपेरेटिवली ज्यादा है जी। उसके अलावा जाटों की संख्या लगातार किसी में तो 5000 10,000 है, कम है। और इसलिए वो सेंटिमेंट पॉलिटिक्स में यहाँ पर काम नहीं करता है। यहाँ पर रीजनल फैक्टर्स और आपसी दूसरी जो जातियां हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल, घरौंडा की बात करें, कहाँ है घरौंडा, ये पहला विधानसभा,
यहाँ पर रोड और राजपूत इनकी राजनीतिक अदावत है, जाट की नहीं है। जाट किसी के साथ भी चला जाएगा, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जाते। जैसे जाट गैर जाट बोलते हैं ना, वैसे रोड और राजपूत का एक दूसरे के साथ राजनीतिक अदावत है। वो एक दूसरे का वोट नहीं डालेंगे, जाट किसी को भी डाल देगा, जाट को भी कोई भी डाल देगा। वैसे ही आप इससे आगे जब चले जाएंगे, ये सीट देखिए, इंद्री बगल की सीट है, यहाँ पर कंबोज और कश्यप की लड़ाई है आपस में पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनकी जाति ज्यादा संख्या में है। कंबोज और कश्यप की लड़ाई है। तो ये हर जगह अलग अलग फाइट है। हाँ, क्योंकि एक वो कोई ऐसी जाति नहीं है ना जो डोमिनेट करती है पूरे एरिया में। अच्छा, आपको कश्यप का जो बताता हूँ जी जी, कि जब भजनलाल जी हारे जी अपने जिले में वहाँ, जी, तो उनको हराने में किसकी ज्यादा बड़ी भूमिका थी? फूलन देवी के पति की, उमेद कश्यप। उमेद कश्यप वहां पर खड़े कर दिए गए और उनके कारण ही चौधरी भजनलाल जी को जिंदगी की इकलौती हार मिली थी। अच्छा, कश्यप बिरादरी ने उनको हराने में भूमिका। ठीक है। तो आप ये बता रहे थे कि ये इधर इधर ऐसे फिर इन फाइटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, मतलब इस तरह की फिर जैसे अलग जाति अलग जो जाति डोमिनेट करती है उनके बीच में फाइट होती है। अच्छा, वैसे ही जैसे आप चले जाएंगे, अगर जैसे अंबाला में जाएं, यहाँ पे एक विधानसभा सीट है नारायणगढ़, जी, जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे जी, वहां पर गुर्जर और सैनी की लड़ाई है। जी, वो जो दोनों जातियों के ज्यादा वोट हैं। वैसे इस कालका में चले जाएंगे तो यहाँ ब्राह्मण और गुर्जर के बीच में फाइट ज्यादा, क्योंकि उनके वोट ज्यादा। तो पंचकुला शहरी सीट है, तो यहाँ पर उस तरह का कोई समीकरण अर्बन है। जी, ये जो यमुनानगर है, जी, इसमें यमुनानगर और जगाधरी दो विधानसभाएं। जी, जगाधरी में 40% मुसलमान है। अच्छा, तो ये क्योंकि लगता है सहारनपुर यूपी से, जी, तो ये यहाँ से जो विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं, अकरम खान जी, वो पहले बीएसपी से लड़ चुके हैं, विधायक बन चुके हैं और हरियाणा असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे। अच्छा, बीएसपी से लड़के, अच्छा, 2009 में। जी, तो वहां की पॉलिटिक्स, और यही एक यमुनानगर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी इलाके से आम आदमी पार्टी को एक सीट है जहां से वो टफ कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, आदर्शपाल। अच्छा, आदर्शपाल जो है ना गुजर, अच्छा, वो टफ कॉन्टेस्ट दे रहे हैं यमुनानगर जिले में। उसके अलावा बाकी जगह पर आम आदमी पार्टी का उतना आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। और तो करनाल से तो मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री रह गए जी, खट्टर रहे और नायब सिंह सैनी रहे। अब वो चले गए कुरुक्षेत्र के लाडवा में। पहले वो लड़ते थे अंबाला की नारायणगढ़ से। तो अभी क्या क्षेत्र से आप एक बड़ा नाम भूल रहे हैं हम लोग, अशोक अरोड़ा जी, जो पहले इनेलो में मंत्री रहे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछली बार हार गए थे, इस बार उनकी स्थिति काफी सही बताई जा रही है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे ये इलाकावार पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि इधर की पॉलिटिक्स अलग लहरा रही है, उधर की अलग जा रही है। ओवरऑल हरियाणा में अब आप क्या देख रहे हैं, क्या पिक्चर नजर आ रही है? ओवरऑल हरियाणा में हम सुबह भी रविंदर और मैं इकट्ठे बैठे थे, तो मानना यही है कि कांग्रेस का हाथ ऊपर है, कांग्रेस की हवा ज्यादा है। अच्छा। और भाजपा की जो लोकप्रियता है वह कम हुई है और हैट्रिक बनाने में बहुत पसीने छूट रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहता हूँ, जो चूंकि हरियाणा की पॉलिटिक्स में उसका भी बड़ा असर रहता है। डेरा, जी सर प्लीज, डेरा अभी कितना बड़ा फैक्टर है? जी बिल्कुल, डेरा बड़ा फैक्टर है। ये जो इलाका है, इसमें एक तो आपको मैं बताऊं, ये जो इलाका है इसमें ना एक बड़ी कम्युनिटी है जिसके बारे में जिक्र नहीं होता, और वो कम्युनिटी यहाँ से शुरू होकर पंजाब के अबोहर, फजील्का, भटिंडा, फिरोजपुर वाले बेल्ट में भी जाती है। राय सिख कम्युनिटी, वो दलित समाज है, राय सिख कम्युनिटी, तो उसका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेकिन वो उतनी ज़्यादा प्रभावी कम्युनिटी नहीं मानी जाती है, तो उसका जिक्र थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा दलित समाज का वोट जो है उन पर डेरा का असर है। अच्छा, डेरा वो इंतजार करते हैं कि डेरा से संदेश क्या आता है, उसके हिसाब से वोट डालते हैं। लेकिन अब 10 साल से तो डेरा का संदेश एक ही आ रहा है, पता ही सब। अब तो बदला नहीं संदेश, पहले तो बदलते थे कि आज उधर उधर। अब तो स्पष्ट निर्देश भी देते हैं, पहले तो इशारा ही होता था, अब स्पष्ट निर्देश लोकसभा चुनाव में भी दिया। लेकिन खुशी की बात ये थी कि लोगों ने सिरसा में उस आदेश का पालन ही नहीं किया और वहां से शैलजा अपने बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आई, ये बड़ी बात है। और जैसे आप कहते हैं ना, पंजाब में भी उनका असर है। एक समय ऐसा भी आया था पंजाब विधानसभा में 22 MLA कांग्रेस के बन गए, क्योंकि इशारा कांग्रेस की ओर था।
लेकिन सरकार बनी अकाली दल की और बादल ने भी फिर पूरा बदला लिया था। ये बहुत रोचक बात रही। अच्छा, तो ये डेरा की पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ों को समझते हुए एक दो तीन चीज़ें समझ में आई। आप जो जानकारी आप लोगों से मिली कि जो जाट वोटर है मोस्टली इस इलाके में प्रभावशाली है। ये अहिरवाल का इलाका है जहाँ पे बिल्कुल। राव इंद्रजीत और उनकी बिरादरी के वोट प्रभावी हैं। और हरियाणा में सिर्फ दो ही जगह है, एक ये नूह और एक जगाधरी, जहाँ पे मुस्लिम फैक्टर है। मुस्लिम फैसला कर सकता है, फैक्टर है जैसे है तो बाकी- पानीपत में भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जी, मतलब जो जिताने बिल्कुल, हराने की बिल्कुल। ताकत हाँ, वो रखते हैं। उतना। पानीपत में तो मराठा फैक्टर आता है। हाँ, रोड मराठा फैक्टर, वही मैंने बताया ना, घरौंडा में जैसे रोड और राजपूत, तो रोड मराठा, रोड समझिए कि जो जब पानीपत में लड़ाई हुई थी जी अब्दाली और मराठाओं की, जी तो उस वक्त जो सेना में कुछ मराठा आए थे, जी। वो लोग इसी इलाके में बस गए। अच्छा नीरज चोपड़ा जिस जाति से हैं, जी। तो वो उसी इलाके में बस गए, पानीपत में, करनाल में, उस इलाके में रोड संख्या ज्यादा है। तो करीब और वो है वैसे तो पूरे हरियाणा में, लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा उनका इस इलाके में। अपने आप में हरियाणा बहुत इतिहासों को समेटे हुए, कुरुक्षेत्र की बात होती है तो फिर महाभारत काल की बात होती है, कर्ण की नगरी की बात होती है, पानीपत की बात होती है तो पानीपत के कई सारे युद्ध लड़े गए। और अभी फिलहाल जो है वो राजनीति जो है घूम रही है रोहतक और कुरुक्षेत्र, दो सिरे बंधे हुए हैं जहां से मुख्यमंत्री के दावेदार ज्यादा प्रकट तौर पे समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल। और चुनाव जो है आप जैसा बता रहे कि बाईपोलर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई बड़े नेता हैं जो फंसे हुए हैं अपने चुनाव को लेकर के, बड़े बड़े लीडर? यही फंसे हुए हैं, कौन? लाडवा वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी। मुश्किल है उनका चुनाव? हाँ, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से फंसे हुए हैं। मेवाराम जो है, क्योंकि वो सीट ऐसी है ना कि सैनी समाज के वोट हैं, जी लेकिन सैनी समाज के वोट एक मुश्त जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मेवा सिंह जो है वो लोकल कैंडिडेट हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और सपना बड़शामी जो है वो तीसरा फैक्टर है। तो सपना बड़शामी की सक्सेस पर हार और जीत निर्भर करती है नायब सिंह सैनी। जितना ज्यादा वोट वो ले पाएंगी, तो वो माना यह जाता है कि वो जाट वोट लेंगी, जितना ज्यादा वोट वो लेंगी उतना आसानी से जीत जाएंगे नायब सिंह सैनी। सर, जैसे दलित वोटों की, अगर एससी कैटेगरी के वोटों की बात की जाए तो जो रुझान समझ में आया मोटा मोटी लोकसभा के चुनाव में, तभी 5 सीटें कांग्रेस जीती, कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान था, चाहे वो ये सिरसा की सुरक्षित सीट हो, चाहे एक दूसरी सुरक्षित सीट और अंबाला सुरक्षित सीट है आपके, वो भी जो है जीती कांग्रेस ने। तो इस बार कैसा ट्रेंड दिख रहा है एससी वोटर्स में? मेरा ख्याल ज्यादा समय नहीं बीता जी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में, तो इसलिए कोई ज्यादा फैक्टर बदलने वाली बात नजर नहीं आती। ना किसानों में कोई तब्दीली आई है, ना दलित वोट में। हालांकि भाजपा ने कोशिश की शैलजा के मुद्दे को भुनाने की, पर उसमें भाजपा को सफलता नहीं मिली। दलित वोट अब भी ज्यादा कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। ये चलिए, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स है और अभी सिर्फ सारी बातें अनुमानों और कयासों में है। कुछ गोटियां फिट की जा रही हैं कि इधर से उधर चौसर हिला दी जाए, लेकिन राजनीति का खेल है, समय कम बचा है और बहुत सारी सीटों पे बहुत दिलचस्प मुकाबले हैं। जितना मैं घूम के समझ पा रहा हूँ, हर सीट पे अपने अपने अलग फैक्टर हैं। अब लोकल कैंडिडेट भी बहुत मैटर कर रहा है, बहुत मायने रख रहा है। सिर्फ ऊपर ऊपर से जो ताज दिखाया जाता है उतना भर चुनाव नहीं है। चुनाव में अभी कई सिरे खुलने और बंधने बाकी हैं। आप हमारे साथ रविंद्र जी थे, हमारे साथ भारतीय सर थे, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। मुझे लगता है आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि हरियाणा क्या है और यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे डोल रही है। सर, आप लोगों ने समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए। ये एक तरीके से पॉलिटिक्स की मास्टर क्लास आप लोगों के जरिए पता चली। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। देखते रहे दी ललन टॉप। हरियाणा में और अभी कहाँ कितना मुकाबला फंसा हुआ है। एक लास्ट कमेंट आप लोगों से मैं ले लेता हूँ। 90 में से कितनी सीट लग रहा है कि इतनी इधर जा सकती है, इतनी सीट इधर जा सकती है? तो यही आ रहा है जी से कि 55 तक कांग्रेस ले सकती है, 55 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ये एक हवा है, अब वो कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन 55 तक कांग्रेस की बात आ रही है। इससे ज़्यादा भी ले सकती है, कम भी ले सकती है, लेकिन इतना है कि बहुमत कांग्रेस का आने वाला है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे ये हवा की बात होती है, ऐसे हवा कई बार हमने आज छत्तीसगढ़ में भी सुनी, एमपी में भी सुनी, और फिर हवा का रुख कहीं और निकला, पलटा, पूरा गेम पलट गया।
बीते कुछ दिनों से ये बताया जा रहा है कि भाजपा यहाँ वापसी कर रही, कई सारी हेडलाइंस और ये वो पढ़, आपको क्या लग रहा है, कुछ वापसी हुई है या फिर जो हवा आप बता रहे हैं सर उसी दिशा में जा रही है? देखिए, मैं तो सर के आकलन से सहमत हूँ और मुझे तो कोई बदलाव दिखा नहीं ज़मीन पे। अखबारों की हेडलाइंस बदली हैं, टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइंस ज़रूर बदली, स्टूडियोज़ में बदले हैं डिस्कशंस, लेकिन ज़मीन पर कोई मुझे ऐसा दिखा हो कि वहाँ बदलाव हो गया, ऐसा है नहीं। लल्लन टॉप की हेडिंग नहीं बदली है। जी चलिए, हम तो खैर ये तो एक अनुमान की बात है। हमारा मकसद था कि हरियाणा को अच्छे से समझा जाए, अपने दर्शकों को समझाया जाए और बताया जा सके कि हरियाणा का भौगोलिक, सामाजिक, समकालीन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और राजनीति में क्या चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। शुक्रिया।